क्या क्या तरीके हैं हमारे पास CSS लिखने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके हैं हम अपने CSS को कैसे हमारे HTML फाइल में लिखेंगे। तो अगर अगेन मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा प्रीरिक्विजिट है इस कोर्स का कि आपको थोड़ी बहुत HTML आनी चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं इस कोर्स में थोड़ा बहुत उसका आउटलाइन दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे लिखी जाती है और कैसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, एलिमेंट्स क्या होता है, टैग्स क्या होते हैं, उनका थोड़ा ब्रीफ आपको दे दूंगा, ठीक है। अब कौन कौन से 3 तरीके होते हैं? इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो इसकी जो प्रायोरिटी है कि कौन सा CSS किसके ऊपर हावी हो जाता है, तो वो है कि इनलाइन CSS की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल की, उसके बाद एक्सटर्नल की है। मगर सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो एक्सटर्नल CSS है। क्यों? क्योंकि हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कर रहे हैं, यानी कि हम अपना HTML फाइल में सिर्फ HTML कोड लिखेंगे, सिर्फ उसमें स्ट्रक्चर्स डिफाइन होंगे, हमारे CSS फाइल में सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इनलाइन CSS कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक। अब ये जब हमारे पास CSS नहीं हुआ करता था, यानी कि हमारे पास CSS 1994 में आया, 1996 में वो पब्लिश हो गया, ठीक है। तो उसके से पहले हम कैसे स्टाइल्स लगाते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनलाइन CSS के तरीके से लगाते थे। ये मगर एफिशिएंट वे नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रिडंडेंसी होती है। ये सेल्फ कंटेन्ड है कि यानी कि जितना आपने इसमें लिखा तो इतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। विद इन द ब्लॉक उतना ही आपको उसी एलिमेंट पे, उसी टैग पे आपको चेंजेस मिलेंगी, ठीक है। ये यूनिकली अप्लाई करना पड़ता है हर एक एलिमेंट पे। अब एलिमेंट क्या है, मैं आपको जब ये दिखाऊंगा, डेमो पार्ट दिखाऊंगा, मैं तब आपको एक चीज़ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा कि एलिमेंट होता क्या है, ठीक है, और टैग्स क्या होते हैं। तो इसमें जो है आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न वॉज लॉस्ट। अगर आपको पता होगी कि मैंने बोला कि स्टाइलिंग हम अलग शीट में करेंगे और HTML का स्ट्रक्चर अलग चीज में डिफाइन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे तो इनलाइन CSS अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उसी लाइन में हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारे HTML फाइल में ही हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो जो हमारा आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न था वो लॉस्ट हो रहा था, क्योंकि हम अपनी स्टाइलिंग एक ही चीज में अप्लाई कर रहे थे, यानी कि सेम HTML फाइल में अपनी स्टाइलिंग भी अप्लाई करते थे। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, हेडिंग 3 लिखी हुई है, हेडिंग टैग है हमारे पास, तो इसमें स्टाइल मैंने लगाया जो कि ग्लोबल एट्रीब्यूट है, तो जिसमें मैंने कलर जो है प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू क्या है, रेड है। तो ये एक इनलाइन CSS जो है, जैसे हम इनलाइन CSS अप्लाई कर रहे हैं, ये एक तरीका है, ठीक है। और जैसे कि उसके बाद हमारा कंटेंट क्या है, हैव अ ग्रेट डे, तो ये सारी चीज़ें हम हेडिंग टैग 3 में लिख सकते हैं और ऐसे हम अपना इनलाइन CSS लगा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा था कि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिडंडेंसी होती है, तो कैसे रिडंडेंसी होती है, लेट्स सपोज कि आपको ये सेम स्टाइल किस पे लगाना है, पैराग्राफ टैग पे भी लगाना है, तो आपको फिर से यही चीज़ लिखनी पड़ेगी, स्टाइल इक्वल टू फिर प्रॉपर्टी का नाम, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो चलो ठीक है, आपको दिख रहा है कि 2 ही है, तो 2 से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको यही चीज़ 100 एलिमेंट्स पे अप्लाई करनी है, तो आप क्या 100 बार ये चीज़ लिखेंगे? ये एक नई तरीका है, यानी कि एक, जब आपको लेमैन्स टर्म में अगर आपको स्टाइलिंग का कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन होगा या कुछ भी आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप उस टाइम पे इनलाइन CSS लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लेमैन्स टर्म में आप ऐसे ही स्टाइलिंग लगा सकते हैं बार बार लिख के, मगर ये एक अच्छा तरीका नहीं है। पहली बात तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स मेंटेन नहीं होता है, और दूसरी बात इसमें बहुत ही ज़्यादा रिडंडेंसी आती है, ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। अब हम डेमो पार्ट में जाते हैं। हम पहले अपना सबलाइम ओपन करेंगे, ठीक है। और पहली तो हम इस फाइल को सेव करेंगे HTML से, .html, ठीक है। और हम इसको डेस्कटॉप पे ही डालेंगे, ठीक है। अब इसका नाम हम क्या देंगे, first.html, ठीक है। अब हम इसको HTML लिखेंगे पहले, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने HTML लिखा और मैंने टैब प्रेस किया, तो देखिए ऑटो रिटन कोड आ गया, ऑटो कंप्लीशन आ गई। जो ये प्री रिटन स्केलेटन होता है किसी भी हर एक HTML फाइल, जितनी भी आपको वेबसाइट्स पे मिलेंगी, जितनी भी आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, उनमें ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा ही होगा। यानी कि उसमें एक HTML टैग होगा जिसमें एक हेड जो फॉलो करेगा, जिसके अंदर एक हेड टैग होगा जिसको जो फॉलो करेगा एक बॉडी टैग को, तो ये फॉर्मेट होता ही होता है, ठीक है। ये परमिटेड कंटेंट होता है इस HTML टैग के अंदर, क्या, एक हेड टैग फॉलोड बाय बॉडी टैग, ठीक है। तो ये डॉक टाइप HTML क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका कौन सा HTML वर्जन यूज हो रहा है। तो ये HTML क्या है, ये HTML टैग है, ये रूट एलिमेंट होता है, इसी के अंदर सारा डेटा आपका आएगा।
तो इस हेड टैग के अंदर आपका टाइटल टैग आया गया जो कि आपके टैब सेक्शन पे दिखेगा, और जितनी भी लिंक्स अवेलेबल है, जब भी आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो गूगल पे, जो भी आपके पास लिंक्स आती है ना उस टाइम पे, वो लिंक्स किसके थ्रू आती है, किसकी हेल्प से आती है, टाइटल टैग की हेल्प से, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेड टैग। और जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मेटा इन्फॉर्मेशन यानी मेटा डेटा यानी कि इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस डॉक्यूमेंट, ऑथर कौन है, कितनी स्क्रिप्ट्स है, क्या CSS फाइल्स अप्लाई लिंक की हुई है, क्या क्या स्क्रिप्ट्स लिंक की हो, वो सारे आपके हेड टैग में आएंगी। और जितनी भी चीज़ें आपने इस हेड टैग में डाली है वो कभी भी रेंडर नहीं होंगी आपके वेबसाइट पे, और जितनी भी चीज़ें आप बॉडी टैग में डालेंगे वो सारी आपके रेंडर हो जाएंगी कहाँ पे, आपके वेब ब्राउज़र पे। तो अब हम बात कर रहे थे कि ये तो हो गया स्ट्रक्चर आपका HTML का। अब हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्स और टैग्स। तो बेसिकली ये टैग्स होते हैं, बॉडी टैग, ये एक टैग है जो कि हमेशा स्टार्ट होगा विद इन दीज लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के बीच में। जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट होगा तो ये इसका स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है, ठीक है। ये एंड टैग हो गया, यहाँ पे बॉडी टैग खत्म हो गया। तो ऐसे ही करके ये टैग्स होते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं कि एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल मैंने पी टैग लिखा हुआ है, ठीक है, और पी टैग के अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये मैंने कंटेंट डाला हुआ है पी टैग के अंदर, ठीक। तो अब ये जो कंटेंट है और ये स्टार्टिंग टैग से लेके इस एंडिंग टैग तक ये एक एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसमें एक स्टार्टिंग टैग होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शनल नहीं है, ये हमेशा होगा ही। क्लोजिंग टैग ऑप्शनल होगा क्योंकि हमारे पास कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, ठीक है। ये कंटेंट होगा, कुछ हमारे पास एम्प्टी टैग्स भी होते हैं, तो ये कंटेंट भी ऑप्शनल हो सकता है। और हम इस पे एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं, जैसे कि हमने स्टाइल प्रॉपर्टी अभी देखी कि स्टाइल एट्रीब्यूट हमने लगाया, फिर हमने बोला कि कलर, फिर हमने उस पर बोला कि रेड कर दो। तो ये क्या है, इससे हमारा जो टेक्स्ट का कलर हो जाएगा, हमने इस पे इनलाइन CSS लगाया है इस पैराग्राफ पे, जिससे हमारी जो लॉरेम इप्सम जो पैराग्राफ है, एक इसका जो टेक्स्ट होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। ये स्टाइलिंग हमने लगाई। हम देखेंगे कि ये स्टाइलिंग कहाँ से आ गई, कौन या एट्रीब्यूट कहाँ से आ गया, वो एंड में हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम जो इनलाइन CSS की बात कर रहे थे वो कहाँ से आया, वो कैसे हमने अप्लाई किया कि इस पे इसके खुद के इंडिविजुअल पैराग्राफ पे जाके इस पे एट्रीब्यूट स्टाइल लगाया और उस पर अपनी CSS प्रॉपर्टी लगा ली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पैराग्राफ है वो रेड हो जाएगा, इसका टेक्स्ट जो हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। तो ये जो तरीका है, ये जो हमारे पास ये पैराग्राफ टैग आया, तो ये एक कंप्लीट एक एलिमेंट है। क्या क्या इसमें है, एक स्टार्टिंग टैग, एट्रीब्यूट्स जो कि ऑप्शनल हो सकते हैं, स्टार्टिंग टैग हमेशा होगा, एट्रीब्यूट्स जो हमने लगाया, जो भी हमने प्रॉपर्टीज लगाई, तो ये ऑप्शनल हो सकती है। कंटेंट ऑप्शनल हो सकता है, इसमें कंटेंट भी आएगा, और इसमें क्लोजिंग टैग आ गया। तो ये एक पूरा का पूरा एक चीज जो हमने हाईलाइट कर रखा है, जो मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये जो पूरा हाईलाइट मैंने कर रखा है ये आपका एक एलिमेंट होता है, ठीक है। हो गई बात ये। अब ऐसे हमने इनलाइन CSS लगा लिया है इस पे। अब फॉर एग्जांपल अब आपके पास दूसरा कोई पैराग्राफ है या कोई भी टैग है दूसरा, लेट्स सपोज दूसरा पैराग्राफ टैग ही लेते हैं और उसमें मैंने कुछ लिख दिया हाय या हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मुझे सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है इस पे भी। कोई भी तरीका मेरे पास है नहीं अभी के लिए, तो अभी हमारे पास CSS है ही नहीं, हमारे पास यही एक तरीका है। तो हम क्या करते थे, इसको कॉपी कर दिया मैंने, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये सेम चीज़ मैंने फिर से रिपीट कर दी, तो रिडंडेंसी तो आपको दिख ही रही है। तो फिर से एक और टैग है, सपोज फिर से पैराग्राफ टैग है, और फिर से मुझे सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है किस पे, बाय वर्ल्ड पे, ठीक है। अब मुझे सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको सेव की और मैं डेस्कटॉप पे जाके इसको रन करूँगा, तो मैं देखूंगा कि जितने भी मेरी सारी ये जो है मेरी जितनी भी सारी जितने भी 3 पैराग्राफ्स हैं मेरे, इनका जो कंटेंट होगा वो रेड होगा, इसका टेक्स्ट रेड होगा, ठीक है। ये हमारे पास ये फाइल आ गई। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे टैब सेक्शन में first.html आ रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मुझे लिखना है कुछ CSS टाइप का, तो मैं लिख सकता हूँ कि CSS पे लिख सकता हूँ। तो ये सेव करूंगा मैं, तो ये जो टाइटल चेंज हो जाएगा किस पे, CSS के ऊपर। अभी तक ये क्या था, first.html, अभी हो जाएगा CSS, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइटल टैग, ठीक है। अब हमने इनलाइन CSS देख लिया। अब हम बात करेंगे इंटरनल CSS की। तो इंटरनल CSS हमें किसकी हेल्प से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से हम अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML फाइल पे, विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। तो हम स्टाइल टैग की हेल्प से अपने HTML फाइल में ये CSS अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें रिडंडेंसी कुछ हद तक तो रिमूव हो गई है, लेकिन अभी भी हम आइडिया जो है सेपरेशन ऑफ कंसर्न का, वो अभी भी लॉस्ट है। क्यों लॉस्ट है, क्योंकि अभी भी हम उसी सेम HTML फाइल में अपने CSS लगा रहे हैं।
तो अब आप बोल रहे होगे कि रिडंडेंसी रिमूव हुई है, तो फिर हम इसको स्किप कर सकते हैं, मगर रिडंडेंसी जो रिमूव हुई है वो कुछ हद तक रिमूव हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिफरेंट HTML फाइल है, ठीक है, और आप सेम स्टाइलिंग लगाना चाहते हैं जो आपने यूनिकली लगाई थी एक HTML पेज पे, तो इसकी जो स्टाइलिंग है ना, वो जो लग रही है वो यूनिकली एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे लग रही है, ठीक है। आप वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट पे नहीं लगा सकते, तो आपको फिर से वही चीज रिपीट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसका मतलब क्या होता है कि रिडंडेंसी जो हुई है रिमूव, कुछ हद तक रिमूव हुई है, ठीक है, पूरी तरह कंप्लीटली रिमूव नहीं हुई है। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ हद तक तो रिडंडेंसी हटाई, लेकिन कंप्लीटली हटा नहीं पाए। तो हमने यूनिकली एज कंपेयर टू प्रीवियस जो हमने इनलाइन CSS लगाया था, इंटरनल CSS उससे थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। अब हमने स्टाइल टैग पे लगाया और उसके बाद हमने सिलेक्ट किया कोई भी एलिमेंट, और उसके बाद उस सिलेक्टर पे उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास ये स्टाइलिंग जो तरीका आया, ये एज कम्पेयर टू इनलाइन CSS बेहतर है। तो अगर आप देख सकते हैं कैसे लगाते हैं, हमने स्टाइल टैग लगा लिया, इसका क्लोजिंग टैग भी है स्टाइल टैग का, और उसके बाद हमने सेलेक्ट किया एक एलिमेंट H1 और उस पर हमने कलर प्रॉपर्टी चेंज की और उसकी वैल्यू जो है वो रेड दे दी। अगेन ये जो कलर है ये टेक्स्ट कलर चेंज कर देता है किसी भी एलिमेंट के कंटेंट का। अब इसकी डेमो पार्ट देखते हैं। तो अब हम इसका डेमो देखते हैं। तो हमारे पास ये जो इनलाइन CSS हमने पहले ही लगाया हुआ, अब हम इस पे हम इंटरनल CSS लगाते हैं, ठीक है। अब एक पैराग्राफ टैग उठा देते हैं पहले, ठीक है, एक और पैराग्राफ टैग बनाते हैं, ठीक है, लॉरेम। ये अगर आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं लिखने के लिए ना, तो आप लॉरेम लिख सकते हैं सब कुछ स्मॉल में, और टैब प्रेस करेंगे तो प्री रिटन कंटेंट आएगा। ये थोड़ा बहुत बेहतर है किससे, अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जैसे आपने PIP टैग लगाया और कुछ ऐसे लगाया, तो इससे अच्छा है कि आप कुछ भी वर्ड्स, ये जिब्रिश वर्ड्स हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, बस ये है कि प्री रिटन कंटेंट आपके पास मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी ये सबलाइम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सबलाइम की जो एडिटर मैंने यूज़ कर रहा हूँ उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स की हेल्प से हमारे पास ये मिलता है, ठीक है। तो अब मैंने इस पे लगाना है क्या, स्टाइलिंग। तो मैं गया यहाँ पे और मैंने इस पे स्टाइल टैग लगाया, ठीक है, स्टाइल टैग लगाया मैंने। और अब स्टाइल टैग में मैंने क्या काम किया, मैंने H1 को सिलेक्ट किया। अभी तो मैं पी टैग में, तो पी टैग को मैंने सिलेक्ट किया और उसकी कलर प्रॉपर्टी जो है मैंने वो ग्रीन कर दी, ठीक है, यानी कि उसका कंटेंट मैंने चेंज कर दिया। अब आप देखेंगे थोड़ी सी चीज़ें। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देखिए कि कुछ कंटेंट पे पैराग्राफ, तो जब मैंने पैराग्राफ कुछ सिलेक्ट किया तो सारे पैराग्राफ सिलेक्ट होने चाहिए, ना कि ये इंडिविजुअल पैराग्राफ। खाली लास्ट वाले पैराग्राफ में जिसमें कोई भी इंटरनल CSS नहीं लगा हुआ था वो ग्रीन कंटेंट दे रहा है, बाकी सब रेड कंटेंट दे रहा है। अब ऐसा क्यों हो गया? अब इसी चीज को मैं बोलता हूँ फॉलिंग ऑफ स्टाइल्स, ठीक है। तो कि इंटरनल CSS की जो ये प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू इनलाइन CSS वो कम है। इनलाइन CSS की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनल CSS, और इंटरनल की CSS की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल। तो इस पैराग्राफ पे पहले तो मैंने क्या लगाया था, इनलाइन CSS, और उसके बाद मैंने क्या लगाया, इंटरनल CSS। तो इस पे जो प्रायोरिटी आएगी इन 3 पैराग्राफ्स पे वो किसकी आएगी, इनलाइन CSS की, ना कि इंटरनल CSS की। इसीलिए इसका जो कंटेंट है वो ग्रीन हो गया, ठीक है। ये रीजन है कि इसका कंटेंट ग्रीन हो गया। देखिए इनलाइन CSS पे ये था, ये इनलाइन CSS लगाया था, इसीलिए फिर हमने ये जो इनलाइन CSS इस पे भी लगा था, इस पैराग्राफ पे भी इनलाइन CSS लगाया, इस पैराग्राफ पे भी इनलाइन CSS लगा, और फिर फाइनली जो है, जो कि हमारे पास जो फोर्थ पैराग्राफ था उस पर हमने लगाया इंटरनल CSS, और उसकी वजह से हमारा कंटेंट जो था पैराग्राफ का ग्रीन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरनल CSS। अब बात करेंगे हमारे पास जो बेस्ट तरीका है जिससे हम एक्सटर्नल CSS, जो हमारे पास जो बेस्ट तरीका है इस पर हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न को पूरी तरह मेंटेन करते हैं, रिडंडेंसी कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। अगर हम इंटरनल CSS की बात करें तो थोड़ी बहुत रिडंडेंसी रह जाती है, क्योंकि अगर डिफरेंट डॉक्यूमेंट है तो फिर से हमें वो स्टाइल टैग के अंदर सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी, ठीक है, डिफरेंट HTML एलिमेंट के लिए। बट
राइट नाउ अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस की बात करें तो ये हमारे पास बेस्ट तरीका है, और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग, ना कि स्टाइल टैग। स्टाइल टैग की जब भी हम बात करेंगे तो इंटरनल सीएसएस लगा रहे हैं, ठीक है। और इनलाइन की बात करें तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी हम एक पैराग्राफ टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट के तौर पे जैसे स्टाइलिंग करें वो हम लगा सकते हैं इनलाइन सीएसएस में। अब इसमें जो है जैसे ही हम लिंक देंगे तो उसमें हमें एचरेफ करके रेफरेंस देनी पड़ेगी उस CSS फाइल की, जिसका एक्सटेंशन ऑब्वियसली डॉट CSS होगा। तो उसकी हमें रेफरेंस देनी पड़ेगी, हाइपरलिंक वो जो एच रेफरेंस देनी पड़ेगी एचरेफ टैग एचरेफ एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। तो इसमें आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न मेंटेन रहता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक सेपरेट डॉक्यूमेंट रहता है CSS डॉक्यूमेंट, और अगर हम डिफरेंट डिफरेंट HTML डॉक्यूमेंट्स की भी बात करें तो हमें बस वो लिंक ऐड करनी है। जैसे लिंक रिलेटिव जो है ये स्टाइल शीट है, इसका टाइप क्या है CSS, तो ये सारी एक लिंक जस्ट ऐड करनी है, तो हमारे वो यूनिकली हर एक डॉक्यूमेंट पे लग सकता है और हमें उसको रिपीट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रिडंडेंसी तो कंप्लीटली रिमूव हो गई, सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी मेंटेन हो गया। अब इसका डेमो पार्ट देखते हैं फटाफट। तो जैसे हमारे पास ये एक HTML फाइल है, तो इसमें हमारे पास एक और पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल हमने लॉरम करके एक और पैराग्राफ बनाया, ठीक है। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है, सेकेंड लास्ट हमारे पास कौन सा था, हमारे पास जिसमें हमने इनलाइन CSS लगाया, अब हम एक्सटर्नल CSS लगाएंगे। और अब देखते हैं कि एक्सटर्नल CSS कैसे लगाते हैं। हम इसमें जाके एक लिंक टैग ऐड करेंगे, ठीक है। लिंक टैग ऐड करेंगे और उसके बाद हम अभी के लिए इस स्टाइल को हटा रहे हैं इंटरनल को, क्योंकि ये हमेशा इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल, तो हमें एक्सटर्नल दिखेगा नहीं, ठीक है। Ctrl+N करके एक नई फाइल बनाएंगे, उसको सेव करेंगे फर्स्ट डॉट CSS करके, तो इसको हमने अप्लाई कर सेव कर दिया। और हम इस पे अब हम टारगेट करेंगे किसको, एक पैराग्राफ टैग को, सेम जिस तरीके से हम स्टाइल टैग में कर रहे थे, एक टारगेट किया इसको और फिर इसकी कलर प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया रेड पे, ठीक है, टेक्स्ट कलर को। इसको सेव कर दिया और इस फाइल को भी हम ओपन करते हैं वापस और इसको भी सेव कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे रेफरेंस देनी है किसकी, इस फाइल की, क्या है वो फाइल, फर्स्ट डॉट CSS, ठीक है। इस फाइल की रेफरेंस दे दी हमने, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइल जो है ये लिंक हो गई इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ। अब सेव कर दिया, हम इसको रन करेंगे। तो हमने इस पे जो कलर प्रॉपर्टी लगाई थी वो वापस रेडी लगाई थी, तो कुछ और लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये चीज़ अप्लाई हो गई कि नहीं, ऑरेंज लगा देते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो लास्ट के 2 पैराग्राफ जो है उन पर हमारा एक्सटर्नल CSS लग गया। अगेन एक्सटर्नल CSS की प्रायोरिटी कंपेयर टू इनलाइन CSS बहुत ही कम है, तो ऊपर वाले 3 पैराग्राफ्स पे, जो हमारे पास 3 पैराग्राफ है, पहला लॉलम, फिर हेलो, फिर बाय वर्ल्ड, ये जो 3 पैराग्राफ है इन पे हमारा इनलाइन CSS लग गया। और फिर जो लास्ट के 2 पैराग्राफ है उन पे हमारा एक्सटर्नल CSS लग गया, जो कि हमने एक्सटर्नल इस डॉक्यूमेंट में बनाया था, ठीक है। इस तरीके से हमने देखे कि 3 तरीके जो होते हैं CSS अप्लाई करने के लिए वो कौन कौन से होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अगर हम प्रायोरिटीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, इनलाइन CSS की, उसके बाद इंटरनल की, उसके बाद एक्सटर्नल की। अगर हमने तीनों चीज़ें अप्लाई की है तो कौन सा रिफ्लेक्ट होगा, इंटरनल। अगर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल रिफ्लेक्ट अप्लाई किया है आपने किसी भी एलिमेंट पे तो इंटरनल। अगर हमने सिर्फ इनलाइन और एक्सटर्नल यूज़ किया, अगेन इनलाइन CSS ही अप्लाई होगा, ठीक है।